गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 फरवरी और आज 1 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, दिवस एंड थीम के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ मिलने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 1 जनवरी को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और 1 जनवरी को ही डीआरडीओ दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई। 15 जनवरी को पोंगल मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर एवं मेघालय के स्थापना दिवस मनाई गई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, वो मनाई गई है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस मनाया गया है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस मनाया गया। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस मनाई गई और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप पर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुंभ वाली जो झांकी निकली है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही झांकी निकली थी और इसी झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला और खर्ची पूजा जो त्रिपुरा में मनाई जाती, त्रिपुरा की झांकी, वहां की झांकी जो निकली, उन्होंने दूसरा स्थान, सेकंड स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की एर्टिकोपा ओनामुल्लू लकड़ी के खिलौनों बनी झांकी रही। उसके बाद यानी तीसरे नंबर पे वो आंध्र प्रदेश वाली झांकी रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स ने सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने सीएपीएफ सहायक बल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और जनजाति मामलों के मंत्रालय ने अपनी जनजाति गौरव वर्ष की झांकी के लिए पुरस्कार जीता है।
और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो 27 दिन लगता है। और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD और उसके भारतीय संविधान की झांकी और जयति जयति मम भारत देखिए मम भारतवम नृत्य समूह के लिए विशेष पुरस्कार जीता है। कुंभ मेला 2025 का आयोजन अभी चल रहा है और खर्ची पूजा का आयोजन हो चुका है। आगे देखते हैं, 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व के पुस्तक मेला जो है 1 फरवरी से जो शुरू होने वाला है, कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। तो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम जो है हम भारत के लोग हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में BACS के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो BACS के जो महानिदेशक है राजेश निर्वाण है, आप फोटो में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOT पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने इस चीज को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि iSpot पोर्टल लॉन्चेज फॉर रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज, यानी तकनीकी कोई प्रकार की अगर बाधा दिक्कत है तो उसके लिए इस चीज को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों पर मूल कारण विश्लेषण RCA रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज नामक एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है। और यह एक स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर MII द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। और iSpot का उद्देश्य क्या है? डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन और निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट तैयार करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए आवाज आधारित विधि विकसित की है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने ये चीजें विकसित की। आप देख सकते हैं वॉइस इनपुट और AI बेस्ड मॉडल, उसके बाद आउटपुट में आपको कुछ न कुछ उसका प्रतिफल मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में ललिता यहाँ तो हो गया है, ललिता कट्ट का निधन हुआ, वो कौन थी? तो ये एक मूर्तिकार थी ललिता कट्ट जो मूर्तियों का निर्माण करती थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के लिए विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये विकेट कीपर बने हैं आपके दिनेश कार्तिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए जो X ने समझौता किया है वो वीजा के साथ किया है। वीजा क्या है? एक पेमेंट गेटवे है। जो भी है यहाँ रुपए, देखिए आपका ATM कार्ड में भी रुपए आता है, पेमेंट गेटवे, मास्टर कार्ड पेमेंट गेटवे, रेजो पे और पेटीएम वगैरह का भी पेमेंट गेटवे आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है? नेफ्यू रियो जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बीड में स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग वाला एशिया के प्रथम स्कूल को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कई वर्षों बाद सीधी उड़ानें, वीजा और आदान प्रदान और गर्मी में तीर्थ यात्रियों के लिए मानसरोवर की यात्रा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो चीन के साथ सहमति व्यक्त की है चीन ने। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चीन के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री और चीनी भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्त्री और चीनी उप विदेश मंत्री कौन है? सुन वेइडोंग के बीच 27 जनवरी 2025 को बीजिंग में हुई बैठक के दौरान विभिन्न उपायों को पुनर्जीवित करने में के लिए ये निर्णय लिया गया है। और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें, वीजा सहित कई आदान प्रदान इस गर्मी में, जो अभी गर्मी आएगी उसमें तीर्थ यात्रियों के लिए मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के लिए ठोस उपायों पर सहमति बनी। और उपायों को शुरू करने के लिए अभी कोई डेट नहीं बताई गई है, लेकिन डेट का अनाउंस जल्द ही होगा। और चीनी विदेश मंत्री जो हैं वांग यी ने दोनों देशों के बीच आपसी संदेह और मनमुटाव को समाप्त करने का
आह्वान किया है। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास माना जाता है और इस पर्वत को 30 मिलियन साल पुराना माना जाता है। जैन, बौद्ध और तिब्बत के लोग भी इस पर्वत को अत्यधिक धार्मिक मान्यता देते हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए प्रत्येक भारतीय को वीजा की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत पर चीन का कब्जा है, इसलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने पायलट अध्ययन की मंजूरी दी है नियंत्रित भांग की खेती के लिए। तो ये आप देख सकते हैं भांग की खेती। तो देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो कैपिटल है क्या है? धर्मशाला। देखिए शिमला है और धर्मशाला है, यानी वार्षिक ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग है। तो ग्रीष्मकालीन शिमला है और शीतकालीन क्या है? धर्मशाला। और सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है और जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला है। आप मैप में आप हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो सोनी ग्रुप कॉर्प ने जो अपना नया सीईओ लॉन्च किया है, ये बनाया है, तो बनाया है हिरोकी टोटोकी नाम का ये आदमी है, इनको ही सीईओ सोनी ने बनाया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो थीम है संकल्प से शिखर तक 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये चल रहा है अभी, सिल्वर जुबली ईयर, और उत्तराखंड का 38 नेशनल गेम्स। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है और सीएम कौन है वहां के? पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। आप उत्तराखंड का मैप में देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मैस्कॉट यही है, शुभंकर यही है खेलों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून उत्तराखंड में किया है और 38वें राष्ट्रीय खेल के जो शुभंकर है, मौली है, आप शुभंकर यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इनको मौली कहा जाता है। मौली का नाम क्या है? मौली नाम का उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल के नाम पर रखा गया। जो मौली क्या है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और जो अपने चमकीले रंग और सुंदरता और ताकत के लिए जाना जाता है। देखिए 38वें यहाँ होगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? ग्रीन जेम्स है और 38वें नेशनल गेम्स गान क्या है? तो संकल्प से शिखर तक इसका गेम का गान है। और देखिए इससे पहले जो 37वें हुआ था उसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर क्या था? मेगा बाइसन या मेगाजीती जीव। तो यहाँ पे ये कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत पर्व महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत पर्व का आयोजन जो किया गया है वो दिल्ली में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने, कि इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। तो इस पुस्तक का आप फ्रंट पेज देख सकते हैं, आप अमेजन से भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों में आर्थिक समुदाय की कौन सी 3 देश हट गए? यहाँ का एक आर्थिक समुदाय वाला बना हुआ था तो उसमें 3 देश हटा है। उसमें कौन है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो ECWWAS तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इस तरह की कम्युनिटी इन्होंने बनाई थी। तो ये माली आप देख सकते हैं, ये हट गया, नाइजर हट गया और बुर्किना फासो हट गया। तो ये तीनों देश वहां से उस कम्युनिटी से बाहर आ चुके हैं। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने राजनयिक तनाव के कारण आधिकारिक तौर पर ECOWAS को छोड़ दिया है। वो
बाहर निकल गए हैं। तो ECOWAS क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं कि इस COS नागरिक सदस्यों में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप रख सकते हैं और काम कर सकते हैं और घूम सकते हैं। और वापसी के बाद इसमें जो 12 सदस्य अभी बचे हैं, बेनिन, काबो, कोडे डी आइवर, द गाम्बिया, घाना, गिनी बिसार, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन और टोगो। इतने देश, अभी 12 देश और अभी इसमें बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि MSME को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो जो शुरू की गई उस योजना का नाम है MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो 60% कवरेज के साथ 100 करोड़ तक के ऋण की गारंटी देती है और पात्र MSME के पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। ऋण का काम कम से कम 75% उपकरण या मशीनरी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। 50 करोड़ तक के ऋण में 2 साल की मोहलत के साथ 8 साल की चुकौती अवधि होती है, जबकि ऋण राशियों के विस्तारित चुकौती और स्थगन अवधि मिलती है। आवेदन के समय 5% अग्रिम योगदान की आवश्यकता होती है। पहले वर्ष में कोई वार्षिक गारंटी शुल्क नहीं होती। 3 साल के लिए 1.5%, फिर सालाना 1% और यह योजना 4 सालीय 7 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक वैध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा? तो ये जसप्रीत बुमराह को इससे सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है जियोफ एलिडार्स ने, जो आप फोटो में इनको देख सकते हैं, इन्होंने ही इस्तीफा दिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो पीछे क्वेश्चन हम लोग करवाए हैं, तो उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्य वर्धन जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में किस दर को बढ़ने का अनुमान है? कितना तक बढ़ने का अनुमान है? तो 6.4% तक बढ़ने का अनुमान है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को आज संसद में किसने जो आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सियोम मिशन 4X4 के लिए चुना गया है। और ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? जो कपड़ा मंत्री है, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने UDISE प्लस की रिपोर्ट जारी की? तो ये शिक्षा मंत्रालय की ही पोर्टल है और इन्होंने ही रिपोर्ट जारी की है। किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान के लिए शक्ति योजना लागू की है? तो कर्नाटक ने ये शक्ति योजना लागू की है। इससे पहले भी दिल्ली में ये योजना चल रही है। तो ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है और काफी पहले ये चीजें की गई है। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए शॉक रहित सिरिंज विकसित की है? तो IIT बॉम्बे ने शॉक रहित जो सिरिंज विकसित की है, जिससे कि मतलब कोई सुई नहीं लगेगा, आपको शॉक के जरिए आपको दवाई आपके टिश्यू यानी ऊतक में दी जाएगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से शीर्ष स्तर अंतर्राष्ट्रीय शोध और लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में
आपको एक सब्सक्रिप्शन टाइप का दिया जाएगा जिसमें सारा आप रिसर्च पेपर वगैरह आप अपना डीप से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इसी को कहा गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी एक देश के लिए आप जो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में आप इसको मान सकते हैं। तो इस तरह की योजना मतलब शुरू करने जा रही है। तो आज का सफर यहीं तक रहा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, और व्हाट्सएप पे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप जुड़ते रहें। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।